प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में 8वां में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 8 में जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 12 नंबर चैप्टर हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी पे हम आपसे बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे बच्चों कि चैप्टर की तमाम बातों को इस तरह आपको हम बताएं कि चैप्टर की सारी चीज़ें, सारी बात कायदे से आपके दिलो दिमाग में उतर जाए, ताकि चैप्टर पे आधारित जो सवाल हों उसका जवाब आप खुद से लिख दीजिए। और ये अच्छी बात है, खुद से विद्यार्थियों का लिखना। आपका चैप्टर अंग्रेजी में है। हर अंग्रेजी की हम आपको हिंदी बताएंगे ताकि आपको बात को समझने में आसानी हो। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की हेडिंग है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। हाउ का अर्थ होता है कैसे, नेचर कहते हैं प्रकृति को, वर्क से वर्क्स बना है और वर्क का मतलब होता है हिंदी में काम, इन माने में होता है हिंदी में, और हार्मनी कहते हैं हिंदी में तालमेल को, एकता को, यूनिटी को, मेल जोल करके रहने को, ये हार्मोनी है। तो हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी मतलब इसका ये हुआ कि प्रकृति ने दुनिया में बहुत सी चीज़ों को रखा है, तो वो कैसे आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, शांतिपूर्वक, एकता के साथ, मेल जोल के साथ। यही इसका अर्थ है इस चैप्टर का। प्रॉब कहते हैं बच्चों जांच करने को, और पॉन्डर कहते हैं विचार करने को। तो इसी पे जांच विचार हम लोग करेंगे कि इस संसार में, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो आपस में कितना उन लोगों के अंदर मेल जोल है, कितना मिलन है, और वो कैसे मिलजुल के आपस में रहते हैं और काम करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। हाउ माइट द लॉस of forest cover and changes in rainfall patterns lead to elephants to enter human farms and villages। इसकी हिंदी में मीनिंग है बच्चों कि हाउ माइट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स। रेनफॉल का जो मामला होता है, बारिश होने का, तो जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर क्या कमी होती है जिसके कारण वो इंसानों के खेतों में आ जाते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने, और गांव में आ जाते हैं जानवर अपनी ज़रूरत पूरी करने। आगे है कि इमेजिन यू आर ए ट्री इन डेंस फॉरेस्ट। मान लीजिए कि आप एक घने जंगल में पेड़ हैं। बच्चों ध्यान से हमारी बात को सुनिए। आप एक पेड़ हैं ऐसे जंगल में जो घना जंगल है। What kind of relationships
वुड यू हैव विथ वाटर? आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक पानी से, सनलाइट सूरज की रोशनी से, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों से, एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट से कैसा आपका ताल्लुक होगा, आपका रिश्ता होगा। इमेजिन, सोचिए आप अपने को कि यू आर ए ट्री, आप एक पेड़ है इन ए डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किस तरह का रिश्ता वुड यू हैव, आप रखेंगे उस फॉरेस्ट में जो नदी नाले हैं और उसमें पानी है उनके साथ, सूरज की रोशनी के साथ, जानवरों के साथ, और भी दीगर फॉरेस्ट में जो चीज़ें हैं उनके साथ। आगे है बच्चों, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द अर्थ कैन थ्राइव, द अर्थ, डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमंस? क्या आप सोचते हैं कि ये ज़मीन कामयाब होगी या हो सकती है, कहिए कैन लगा हुआ है। डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव, क्या आप सोचते हैं कि ये ज़मीन कामयाब हो सकती है विदाउट ह्यूमंस, बगैर इंसानों के? थ्राइव कहते हैं कामयाब होने को। कैन ह्यूमंस सर्वाइव, क्या इंसान जिंदा रह सकते हैं विदाउट द अर्थ, ज़मीन के बगैर? जी, बड़ा दिलचस्प है ये, ध्यान से आप सुनिए और देखिए। इफ टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स compete फॉर द सेम फ्रूट, ठीक है ना, अगर दो तरह की चिड़िया है और वो एक ही फल के लिए मुकाबला करती है, compete कहते हैं मुकाबला करने को, बराबरी को। हाउ माइट देयर वे ऑफ लिविंग चेंज ओवर टाइम, तो ये कैसे संभव है? कैन ह्यूमन एक्शंस कॉज नेचुरल डिजास्टर्स, क्या इंसानों की जो एक्टिविटी है, एक्शंस है, उससे डिजास्टर्स हो सकते हैं क्या? आपदा, मुसीबतें, परेशानियां। आगे देखिए, आगे है, हम आराम से आपको पढ़ाएंगे हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है? आपको चैप्टर की तमाम बातें आसानी से समझ आ ही जाएगी, ठीक है? इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, भारत के बहुत सारे हिस्सों में, पार्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, जैसे उड़ीसा राज्य है, झारखंड राज्य है, वेस्ट बंगाल राज्य है, असम है, एंड छत्तीसगढ़ है। यहाँ क्या होता है, एलिफेंट्स ऑफन इंटर फार्म्स एंड विलेजेस, इन तमाम राज्यों के गांवों में, शहरों में हाथी दाखिल हो जाते हैं, खेतों में और गांवों में। ये जितने हमने राज्य का नाम बताया, इनके जो शहर गांव है ना, उन इलाकों में हाथियों का मामला होता है। वो खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं घुसकर, और गांव में भी परेशानी के बास बनते हैं, परेशानी की शक्ल इख्तियार करते हैं। व्हेन वेजिटेशन इज स्कार्स, वेजिटेशन कहते हैं बच्चों सब्जी को, वेजिटेशन का मतलब होता है सब्जी, सब्जी वगैरह जहाँ लगती है उसको वेजिटेशन कहते हैं। जब स्कार्स कहते हैं कमी को। व्हेन वेजिटेशन इज स्कार्स, जब सब्जी की कमी हो जाती है, एंड वाटर होल्स ड्राई अप, और पानी भी कम हो जाते हैं, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उन जानवरों में जहां वो रहते हैं, एलिफेंट्स में वांडर, तो ये हाथी घूमना शुरू कर देते हैं, मे वांडर घूम सकते हैं, इनटू नियर बाई फार्म्स, नजदीक के खेतों में, और प्लांटेशंस, इन सर्च ऑफ फूड, अपने भोजन की तलाश में, लाइक बनानाज एंड शुगर केन, जैसे केला वगैरह ये खाते हैं, और गन्ना खाते हैं जिसको ईख कहते हैं। इसीलिए ये जंगल से निकल के गांव तक आते हैं,
अपने भोजन की तलाश में। दिस कैन लीड टू क्रॉप डैमेज, और इससे फसल को नुकसान होता है। एंड एट टाइम्स इवन हार्म पीपुल, और इंसानों को भी नुकसान होता है। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो पालतू जानवर हैं उनको भी। आगे देखिए, चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। बहुत ध्यान से बात को सुनिए, हम बहुत आपको आराम से पढ़ा रहे हैं बच्चों। चेंजेस इन रेनफॉल, वर्षा में जो बदलाव होता है, और टेम्परेचर में अफेक्ट वेजिटेशन, इससे साग सब्जियों पर असर पड़ते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों का काट देना। फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, पेड़ को काट के सड़कें बनती हैं। एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनती हैं। मेक्स इट वर्स, ये तो और बुरा होता है। दिस लीड्स टू द ड्राइंग एंड श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, इससे जंगल छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। श्रिंक कहते हैं सिकुड़ने को, और ड्राई कहते हैं सूख जाने को। वहाँ जो हरियाली है वो सब खत्म होती जा रही। द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल का नेचुरल होम है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट, और ये जो जानवरों का घर डिस्टर्ब हो रहा है, एनिमल्स टेंड टू मूव इनटू ह्यूमन हैबिटेट्स, तो जानवर कोशिश करते हैं चल के आने का, किधर? इंसानों के गांव की तरफ, जहां इंसान बसते हैं। एलिफेंट्स आर एडेप्टेड टू फॉरेस्ट लाइफ, ये जो एलिफेंट्स है ना, इनको जंगल की जिंदगी के अंदर रखा गया है। बट सडन, अचानक, सडन कहते हैं अचानक को, बट सडन चेंजेस, लेकिन ये जो अचानक बदलाव आ रहा है जंगलों में, मेक इट हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव, तो ये एलिफेंट्स के लिए जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट्स, जो जंगल के जानवरों के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, इकोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, जो जानवरों के किसी भी समुदाय के जीवों और वातावरण का जो स्टडी करता है, उसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। ध्यान से आप सुन लीजिए कि इकोलॉजिस्ट क्या होता है। किसी समुदाय, किसी भी समुदाय के जीवों और वातावरण पर अध्ययन करने को इकोलॉजी कहते हैं, और करने वाले को अध्ययन इकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट, जो जंगल के जानवरों के जो विद्वान हैं, हैव आइडेंटिफाइड, पहचाने हैं, एंड मार्क्ड कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स कहते हैं गलियारे को, ठीक है ना। एंड मार्क्ड, ठीक है, कॉरिडोर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे देश के हिस्से में, टू अलाउ सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ताकि जानवरों का सेफ मूवमेंट हो सके। दीज कॉरिडोर्स कनेक्ट फॉरेस्ट हैबिटेट्स, ये जो कॉरिडोर्स है ना, ये जोड़ते हैं जंगल के हैबिटेट्स को। इनेबलिंग वाइल्ड लाइफ such as elephants to travel in need between large forest areas without coming into conflict with the human settlements। ये आपको समझ में बात तो बहरहाल आ रही होगी, लेकिन हम समझा दें। जैसे हाथी का मामला है, सच एज एलिफेंट्स टू ट्रैवल इन नीड, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो हाथी होते हैं, बिटवीन लार्जेस्ट बिटवीन लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, वो बहुत ही बड़े जंगलों के एरिया में, विदाउट कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, जब उनको कोई परेशानी नहीं होती है तो वो वहां रहते हैं, परेशानी होती है तो वहां से वो चलते हैं, विथ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है ना। तो आगे है द चेन ऑफ इवेंट्स, द चेन ऑफ इवेंट्स शोज, ये जो इवेंट्स का चेन है ना, ये दिखाता है हाउ क्लोजली नेचर्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, कि ये कैसे नेचर के एलिमेंट्स जो है ना कनेक्टेड हैं। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शंस, इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए वी मस्ट स्टडी, हमें ज़रूर
अध्ययन करना चाहिए क्या, द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का। अब आगे देखिए बच्चों 12.1, हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, इलाके हैं, उसको कैसे हम तजर्बा करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसी का ये मामला है। यू हैव लर्नड, ध्यान से बात को सुनिए बच्चों, यू हैव लर्नड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 चैप्टर, ये 6 क्लास में एक चैप्टर था बच्चों, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा क्या, दैट के डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैबिटेट्स हैं वो भिन्न भिन्न काइंड के प्लांट और एनिमल रखते हैं। ए हैबिटेट इज सिंपली प्लेस, हैबिटेट क्या होता है, एक जगह है, वेयर, जहां पे एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां पे एक जानदार चीज रहती है। इट कुड इवन बी जस्ट द बार्क ऑफ ए ट्री, इट कुड इवन बी जस्ट द बार्क ऑफ ए ट्री, बार्क कहते हैं छिलका को। द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये जो पेड़ पौधे हैं और जानवर है ना, एक दूसरे में इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। एंड एडेप्ट टू सर्वाइव, adapt to survive in the surrounding conditions they live in, और उस इलाके में जो भी उनका इन्वायरमेंट है उसके साथ वो एडजस्ट करके चलते हैं, रहते हैं। एक्सप्लोर टू नियर बाई हैबिटेट्स एंड आइडेंटिफाई बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन एच। अब आगे देखिए बच्चों एक्टिविटी 12.1, बहुत सी एक्टिविटी तो हम कहते हैं बच्चों को कि आप खुद से पढ़ लीजिए, जो पढ़ने लायक है विद्यार्थी के लिए, लेकिन जो पढ़ाना है टीचर को वो मैं पढ़ाता हूँ ज़रूर। तो एक्टिविटी 12.1 को हम पढ़ाएंगे। लेट अस एक्सप्लोर, कॉशन, एक्सप्लोर द हैबिटेट इन ग्रुप्स विथ योर टीचर। ये तो आप समझ रहे हैं कि शिक्षक के साथ मिलकर ये काम करना है। आइडेंटिफाई टू हैबिटेट्स, दो हैबिटेट्स को पहचानिए इन योर सराउंडिंग्स, अपने इलाके में, अगल बगल। दीज कुड बी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ भी हो सकता है दो में, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ए पॉन्ड, ए पोखरा, ए फॉरेस्ट, एक जंगल, एन एग्रीकल्चरल फॉर्म, खेती की जगह, और इवन ए लार्ज ट्री लाइक बनियन, जैसे बनियन ट्री है, मैंगो, और वाइट फिग, ठीक है ना। फिग कहते हैं इंजीर को या गूलर को फिग कहते हैं, वाइट फिग जो उजला होता है, वाइट वाइट पिलखन ट्री इसको कहा गया, व्हाइट फिग को फिलकन ट्री कहा गया। लिस्ट द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व इन दीज हैबिटेट्स। अब आप लिस्टिंग कीजिए, उसको लिखिए, तैयार कीजिए, क्या, नॉन लिविंग थिंग्स को, लिविंग बीइंग्स को, और नॉन लिविंग थिंग्स को, दैट यू ऑब्जर्व, जो आप देखते हैं उसको। आगे देखिए टेबल 12.1, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टू हैबिटेट्स, दो हैबिटेट्स के डिफरेंट भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स क्या हैं यहाँ देखिए। जैसे पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, तो पॉन्ड में लिविंग बीइंग्स में फिश है, नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर है। पानी नॉन लिविंग है, फिश लिविंग है। फॉरेस्ट में लिविंग बीइंग्स में ग्रास है, ट्रीज है, बर्ड्स है, और जंगल में नॉन लिविंग क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। अब आगे देखिए यहाँ सब लेफ्ट साइड में आपका ये सारा मामला है। व्हाट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू ऑब्जर्व, क्या कॉमन विशेषताएं आप पाते हैं इन द टू हैबिटेट्स, दो हैबिटेट्स में, इन एक्टिविटी 12.1। द सिमिलैरिटीज आर दैट, जो समानता है वो ये है कि बोथ हैबिटेट्स हैव लिविंग बीइंग्स, के दोनों हैबिटेट्स में लिविंग बीइंग्स हैं,
एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स भी। एज वेल एज का अर्थ होता है और। हाउएवर, फिर भी, द टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स के जो टाइप्स हैं आर डिफरेंट, भिन्न हैं। एंड द नॉन लिविंग बीइंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो वैरी, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी वैरी करता है। द लिविंग बीइंग्स यू हैव रिकॉर्डेड, जो आपने लिविंग बीइंग्स को रिकॉर्ड किया है इन टेबल 12.1 में, आर टर्म्ड एज द बायोटिक कंपोनेंट्स, उसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। लिविंग बीइंग्स का नाम है बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज द ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट। मतलब हैबिटेट का जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको ए बायोटिक कहते हैं, और जो लिविंग बीइंग्स का जो लिविंग बीइंग्स है उसको बायोटिक कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलिए। हैव यू वंडर्ड, क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ है? हैव यू वंडर्ड, क्या आप आश्चर्य किए हैं? व्हाई सम ऑर्गेनिज्म, के क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म लीव ऑन लैंड, जमीन पर रहते हैं, व्हाइल, जबकि अदर्स लीव इन वाटर, और कुछ ऑर्गेनिज्म्स पानी में रहते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म नीड्स स्पेसिफिक कंडीशंस टू सर्वाइव, सबको एक खास कंडीशन चाहिए जिंदा रहने के लिए। फॉर दिस एक्टिविटी यू कैन सी, इस एक्टिविटी के लिए आप देख सकते हैं दैट के डिफरेंट हैबिटेट्स, भिन्न भिन्न हैबिटेट्स ऑफर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस, के जितने भी तरह तरह के जो हैबिटेट्स हैं वो रखते हैं तरह तरह की कंडीशन। इन एक्टिविटी 12.1 जो एक्टिविटी है बच्चों, यू लिस्टेड फिश, आपने फिश का लिस्टिंग किया एज ए बायोटिक कंपोनेंट, कि ये बायोटिक कंपोनेंट है ऑफ द पॉन्ड, तालाब का। हाउ डू फिश सर्वाइव इन ए पॉन्ड, ये मछली कैसे जिंदा रहती है एक पॉन्ड में? ए पॉन्ड प्रोवाइड्स फूड, एक पोखरा, एक तालाब कह लीजिए, प्रोवाइड्स देता है, क्या देता है? फूड, भोजन, ऑक्सीजन, शेल्टर, रहने की जगह, एंड स्पेस टू ग्रो, और बड़ा फ्री चलने फिरने की जगह। कंडीशंस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल और ऑर्गेनिज्म्स, और यही कंडीशन है ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। फिश ऑब्टेन देयर बायोटिक नीड्स, ये फिश जो है ना, मछली अपना बायोटिक जरूरत को पूरी कर लेती है। सच एज फूड को फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधों से फूड ले लेती है, एंड एनिमल से ले लेती है, एंड एबायोटिक नीड्स, और एबायोटिक की जरूरत पूरी हो जाती है। सच एज ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो ये बायोटिक एबायोटिक आप समझ रहे हैं। अदर लिविंग बीइंग्स, दूसरे जो लिविंग बीइंग्स है, ऑल्सो इनहैबिट द पॉन्ड, ऑल्सो इनहैबिट, इनहैबिट कहते हैं बसने को, ठहरने को, रहने को। इसकी हिंदी इनहैबिट की है बसना, रहना, ठहरना। अदर लिविंग बीइंग्स ऑल्सो इनहैबिट, बसते हैं द पॉन्ड, तालाब में। सच एज फ्रॉक्स, जैसे मेढक है, टर्टल्स, ये जो कछुए हैं, स्नेक्स, ये जो सांप वगैरह हैं, ड्रैगन फ्लाइज, ये एक पतंगनुमा फ्लाई होती है, बड़ा, ये ड्रैगन ड्रैगन फ्लाइज है, एक तरह की तितली कह लीजिए, पतंगनुमा तितली। मॉस्किटोज होते हैं, स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स कहते हैं घोंघा को, ठीक है ना। एंड डक्स, बत्तख वगैरह, एलोंग विथ प्लांट्स, पेड़ पौधे भी, लाइक अलगी हैं, डाई एटम्स हैं, ठीक है ना। डाई एटम्स कहते हैं कि जो जो आदमी डूब जाता है तो उसके वो मर जाता है डूब के, और उसका जब पता लगाया जाता है कि ये डूब के मरा है या ऐसे मरा है, तो डूब के पता लगाने की क्रिया को डाई एटम्स कहते हैं, ठीक है ना। जो आदमी डूबता है तो उसकी मौत का पता लगाना इससे कि क्या वो डूब के मरा है, इसको डाई एटम कहते हैं, ठीक है। डकवीट्स, और ये जो डकवीट्स हैं, ये डकवीट्स है, ये प्रीमियम सोर्स ऑफ फूड है फॉर एक्वेटिक एनिमल। ये डकवीट जो है ना,
पानी में रहने वाले जानवरों का ये बड़ा क्या कहते हैं कि ये प्रीमियर फूड है, सोर्स ऑफ फूड है, भोजन है। एंड लोटस, कमल, दे ऑल इंटरेक्ट विथ द अदर लिविंग बीइंग्स, ये सब एक दूसरे लिविंग बीइंग से बातचीत करते हैं, तालमेल रखते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द प्लेसेस वेयर दे ग्रो एंड थ्राइव, जहाँ ये रहते और बसते हैं। आगे देखिए बच्चों, ईच हैबिटेट, हर हैबिटेट हैज इट्स ओन बायोटिक कंपोनेंट्स, हर हैबिटेट का अपना एक बायोटिक कंपोनेंट होता है। एंड फिजिकल कंडीशन होती है, जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, एंड सॉइल, मिट्टी है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, भिन्न भिन्न जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, जो एक ही हैबिटेट में रहते हैं, मे यूज, इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज, रिसोर्सेज को भिन्न भिन्न तरीकों से। ए फॉरेस्ट माइट बी वार्म, एक जंगल गर्म हो सकता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में, एंड कूल एट नाइट, और रात में ठंडा हो सकता है। ए स्नेक दैट कम्स आउट, एक सांप जो आता है बाहर, एट नाइट, रात में। एंड ए रॉडेन एक्टिव, रॉडेंट, ठीक है ना, रॉडेंट कहते हैं ऐसे जानवर को जो कपड़ा वगैरह को कतरता है, ठीक है ना, जैसे चूहा है, गिलहरी है, उसको रोडेंट कहते हैं। तो ये आपके जो है एंड ए रोडेंट एक्टिव, और एक रोडेंट जो है ना, ये जो कतरने वाले जो जानवर होते हैं, कपड़ा वगैरह या बोरा वगैरह को कतरते हैं, सुराख कर देते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन में। बोथ लिव इन द सेम हैबिटेट, ये भी सेम हैबिटेट में रहता है, बट दे फेस डिफरेंट कंडीशंस, लेकिन उनका कंडीशन अलग है। दिस इज हाउ, ये कैसे है, दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट, ये दिस इज हाउ लिविंग, ये है हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, के कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ होना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, को एग्जिस्ट, एक साथ रहते हैं, इन हार्मनी, मतलब मिलजुल के, इन द सेम हैबिटेट, एक ही जगह पे, एक ही घर में। हु 12.2 देखिए, हु ऑल लिव टुगेदर इन नेचर। अब आगे है, यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये पाया होगा, फिश इन ए पॉन्ड इन एक्टिविटी 12.1, डिड यू सी ओनली ए सिंगल फिश, क्या आपने एक ही मछली देखा पॉन्ड में, most likely you may have seen many fish of the same kind, आप बहुत सी मछली एक ही काइंड की देखे होंगे। दिस ग्रुप ऑफ फिश ऑफ द सेम काइंड, ये मछली सेम काइंड की ग्रुप, लिविंग टुगेदर, एक ही साथ रहती है, इन ए पॉन्ड, एक तालाब में, पॉन्ड हैबिटेट, इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन कहते हैं, ऑफ दैट पार्टिकुलर फिश, उस खास मछली का ये पॉपुलेशन है, झुंड है, ठीक है ना। इन दिस वे, इस प्रकार से, वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड रिकॉर्ड पॉपुलेशंस, और पॉपुलेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म का, इन सिंगल हैबिटेट, एक ही हैबिटेट में। हैबिटेट कहते हैं प्लेस को, जगह को। एक्टिविटी 12.2, लेट अस रिकॉर्ड, चलिए रिकॉर्ड करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं क्या, द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, एक खास तरह के पौधे का जो पॉपुलेशन है, बाई काउंटिंग देम, उनको गिनकर, एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम। डिवाइड स्टूडेंट्स इन 4 to 5 ग्रुप्स, 4 से 5 ग्रुप विद्यार्थियों का कर दीजिए। ये आपको बताया जा रहा है कि कैसे करना है। इच ग्रुप में आइडेंटिफाई, हर ग्रुप पहचानेगा, एनी 2 ऑर्गेनिज्म, हर 2 ऑर्गेनिज्म को, या वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। मार्क एन एरिया, एक एरिया मार्क कीजिए, ऑफ 1 मीटर बाई 1 मीटर इन योर स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन। आइडेंटिफाई 4 ऑर्गेनिज्म, 4 ऑर्गेनिज्म को पहचानिए, इन दिस एरिया, इस इलाके में, एंड काउंट देयर नंबर, उनको गिनिए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अब रिकॉर्ड कीजिए ऑर्गेनिज्म का नंबर इन टेबल 12.2 में। कंपाइल द डाटा फ्रॉम ऑल ग्रुप्स,
हर ग्रुप से डाटा को कंपाइल कीजिए। ये देखिए टेबल 12.2 है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन स्पेस। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म्स है। अब यहाँ पार्ट प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, एनिमल 1 एनिमल 2 है। ऊपर में यहाँ 25 लिखा हुआ है, फिर एनिमल 2 में कुछ नहीं है, इसको आपको खुद करना है। इन द गिवन एग्जाम्पल देर इज ए पॉपुलेशन ऑफ 20। हाँ वही अभी जो हम बताए वही है कि ये 20 का पॉपुलेशन है। प्लांट्स एन इज ओनली 5 प्लांट्स इन सेम 1 into 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसको आप देख लीजिए कैसे है। फ्रॉम एक्टिविटी 12.2, इस 12.2 एक्टिविटी से वी कैन एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट के द पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए हैबिटेट। कि ये जो पॉपुलेशन है ना, इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है इन हैबिटेट, एक जगह पर, एट ए गिवन टाइम, एक दिए हुए समय पर। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। कैन ए हैबिटेट, कैन ए हैबिटेट हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या एक हैबिटेट एक ही टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म रख सकता है? व्हाट वाई व्हाट माइट व्हाट है व्हाट माइट हैपन देन, तब क्या हो सकता है? इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द सेम, सभी, अगर सभी ऑर्गेनिज्म सेम है, दे वुड हैव द सेम रिक्वायरमेंट्स, तो उनकी ज़रूरत भी सेम होगी। जैसे फूड है, वाटर है, स्पेस जगह है, लीडिंग टू कंपटीशन एंड पॉसिबल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट एल्स डू यू थिंक कुड हैपन? क्लियर है। इन एक्टिविटीज 12.1 एंड 12.2, एक्टिविटीज 12.1 और 12.2 में यू ऑब्जर्व, आप ये देखे दैट के डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं लिव टुगेदर इन ए हैबिटेट, वो एक ही साथ रहते हैं एक जगह पर, एक हैबिटेट में। एक कम्युनिटी कंप्राइजेज, एक कमिटी, कमिटी नहीं कम्युनिटी, एक कम्युनिटी कंप्राइजेज, कंप्राइज कहते हैं बच्चों बने हुए होना, बने हुए होने को, एक ही साथ बने हुए होने को कम कंपो कम आपके जो है कंप्राइज कहते हैं। ठीक है। तो एक कम्युनिटी कंप्राइजेज, एक साथ बने होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस शेयरिंग द सेम हैबिटेट, वो एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट, एक हैबिटेट का जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, सच एज द प्लांट्स, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी, ये सब मिलके कम्युनिटी पैदा करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स, ये जितने ये सब ऑर्गेनिज्म जो है ना, इंटैक्ट, बातचीत करते हैं, एंड डिपेंड, निर्भर करते हैं, ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। क्लियर है। हर लाइन की आपको हम हिंदी बता रहे हैं तोड़ तोड़ के। अब आगे देखिए। एवर हार्ड ऑफ, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, आपने चमकते हुए फूलों को देखा होगा, रंगीन को, ब्लूमिंग अराउंड यू, जो आपके अगल बगल में खिले हैं। हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट देयर पार्ट्स, क्या आप उनके अंगों को भी गौर फरमाए हैं? ए फ्लावर हैज ए स्टॉक, ए फ्लावर हैज ए स्टॉक, ठीक है ना। स्टॉक कहते हैं बच्चों ब्रांच को, डाल को, STAL के। ए फ्लावर हैज ए स्टॉक, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेपल्स, इसमें एक ब्रांच होती है जिसको सेपल्स कहते हैं। कलर्ड पेटल्स, रंगीन पेटल्स होती है। एंड टू रेप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, दो रेप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनका नाम है कार्पेल्स फीमेल का, एंड स्टेमेंस मेल का। स्टेमेंस बस्ट, स्टेमेन जो है उड़ता है, एंड रिलीज येलो डस्ट, और पीला डस्ट निकालता है, लाइक पॉलन ग्रेन्स, उसका नाम है पॉलन ग्रेन्स। विंड वाटर इंसेक्ट्स, हवा, पानी, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना,
बैट्स एंड बर्ड्स और चिड़िया हेल्प कैरी पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाते हैं फ्रॉम द स्टेमन, स्टेमन से टू द कार्पेल्स, टू द कार्पेल्स, ठीक है ना, ऑफ द सेम एंड और डिफरेंट फ्लावर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी का नाम है पॉलिनेशन। फिगर 12.2 है। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये बहुत जरूरी है पॉलिनेशन की क्रिया फल के लिए और बीज के लिए। क्लियर है? अब यहाँ फिगर 12.2 देख लीजिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। Does every organism in a community matter? Let us find out the role of different organisms in community. Activity 12.3, let us read. Researchers conducted a study. Research करने वाले लोग ने एक स्टडी को करते रहे to see, देखने के लिए how fish in ponds, कैसे मछलियां तालाब में affect seed production in the plants nearby. They observed, क्या observe किए देखिए, they observed 2 ponds, a with fish and large number of flowering plants around it, ठीक है ना। 2 पॉन्ड को ये लोग ऑब्जर्व किए, ए में ए विथ फिश, ए में जो है वो फिश है, मछली है, एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है अराउंड इट, इसके चारों तरफ। बी में विश विदाउट फिश है बी, एंड फीवर फीवर फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत कम फ्लावरिंग प्लांट्स है अराउंड इट, इसके चारों तरफ। फिगर 12.3 है, ठीक है ना। यहाँ ये दिखाया गया है, थिंक ऑफ ए रीजन फॉर दीज ऑब्जर्वेशन, सोचिए कि ऐसा क्यों ऑब्जर्वेशन किया गया। कंपेयर द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज बीज, अब कंपेयर कीजिए नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज को, बीज को, शहद के मक्खी एंड बटरफ्लाइज तितली को, इन बोथ द पॉन्ड्स, दोनों तालाब में। डू यू फाइंड, क्या आप पाते हैं एनी रिलेशनशिप, कोई रिश्ता बिटवीन द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज के नंबर्स में एंड बीज में, बटरफ्लाइज में। वी ऑब्जर्व दैट इन पॉन्ड ए, 2 पॉन्ड लिया गया पोखरा, ए और बी नाम दिया गया। वी ऑब्जर्व दैट, हम पाए कि इन पॉन्ड ए विथ फिश, माने जो पॉन्ड ए जिसका नाम दिया गया जिसमें मछली है, द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर लेस, वो कम थी ड्रैगन फ्लाइज एज कंपेयर टू पॉन्ड बी, दो बी नंबर का जो पोखरा है उसके मुकाबले में। वाई, क्यों? अब क्यों का उत्तर देखिए, फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, सो पॉन्ड्स विथ फिश ईट, फिश ईट मछली खाती है, क्या खाती है, ड्रैगन फ्लाई लार्वा, जो ड्रैगन फ्लाई का बच्चा होता है ना उसको मछली खाती है। सो पॉन्ड्स विथ फिश, इसलिए वो पोखरा जिसमें मछली है, हैड फीवर ड्रैगन फ्लाइज, कम ड्रैगन फ्लाइज है, इसलिए कि उनके बच्चों को तो मछली खा गई, तो कहाँ से उनकी तादाद बढ़ेगी। ड्रैगन फ्लाइज यूजुअली ईट फ्लाइज, और ये ड्रैगन फ्लाइज जो है ना आमतौर से मक्खियों को खाती है। बीज एंड बटरफ्लाइज विथ फीवर ड्रैगन फ्लाइज, मोर बीज फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज वेयर फाउंड। दीज इंसेक्ट्स हेल्प पॉलिनेट फ्लावर्स, ये सब इंसेक्ट जो है ना मदद करते हैं फ्लावर्स को पॉलिनेट करने फ्रॉम नियर बाई, नज़दीक में एरियाज में। मूविंग पोलन, वो मूव कराते हैं पोलन को फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, ठीक है ना। विच हेल्प्स प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, जैसे तो उस पेड़ में सीड्स हो जाता है। सो फ्लावर्स नियर पॉन्ड्स, इसलिए जो तालाब के किनारे जो फ्लावर्स होते हैं विथ फिश, मछली के साथ, मेर प्रोड्यूस मोर सीड्स, वो ज़्यादा सीड्स को पैदा कर सकते हैं देन दोज, उनसे, नियर पॉन्ड्स विदाउट फिश, उस पॉन्ड से जिसमें मछली नहीं है। अब आगे देखिए, व्हाट डज दिस स्टडी शो, ये सब जो मुताला है, अध्ययन है, ये क्या दिखाता है। हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन ए पॉन्ड अफेक्ट सीड प्रोडक्शन इन नियर बाई प्लांट्स। हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ फिश, कैसे ये जो फिश का पॉपुलेशन है इन ए पॉन्ड, एक तालाब में, अफेक्ट असर डालता है द सीड प्रोडक्शन, सीड के प्रोडक्शन में, इन नियर बाई प्लांट्स, नज़दीक के पौधों में। दिस स्टडी शोज, ये स्टडी दिखाता है हाउ बायोटिक कंपोनेंट्स, के कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स में फिश है,
ड्रैगन फ्लाइज है, पॉलिनेटर्स है, प्लांट्स है। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है। इंटरेक्ट विथ, ये एक दूसरे से कैसे संपर्क में होते हैं, एंड अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कैसे प्रभाव डालते हैं। फिगर 12.4 में सिमिलरली इसी प्रकार से कैन ओवर फिशिंग बाई ह्यूमंस, के बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग हो रही है आदमी के द्वारा, चेंज दिस बैलेंस, इस बैलेंस को चेंज कर सकता है। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट मे अफेक्ट, ये असर डाल सकता है द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द हैबिटेट, हैबिटेट के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट को। अब आगे देखिए बच्चों, 12.4 है, what are the different types of interactions among organism and their surroundings, कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो इंट्रैक्शंस हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, वो क्या हैं और उनके सराउंडिंग में। तो इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 7वें क्लास में यू लर्न, आप पढ़ते हैं अबाउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर, कि ये जानवर और पेड़ पौधे कैसे हवा की ज़रूरत इनको होती है, पानी की, सॉइल की, एंड सनलाइट की, सूरज की रोशनी की, टू ग्रो, बढ़ने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और द बायोटिक कम्युनिटी, या बायोटिक जो कम्युनिटी है, डिपेंड, निर्भर करती है ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स पर, दैट जो इज ए बायोटिक कंपोनेंट, जो दैट इज ए दैट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, जो ए बायोटिक कंपोनेंट है फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड, पेड़ पौधे और जानवर भी निर्भर करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, फॉर न्यूट्रिशन, भोजन के लिए, रेस्पिरेशन, सांस के लिए, एंड रिप्रोडक्शन, और अपनी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए। दीज आर इंट्रैक्शंस एमॉन्ग द बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सब जो इंट्रैक्शंस है ना, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान है। बोथ टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस, ये दोनों तरह के इंट्रैक्शन जो है ना, एमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन एनी हैबिटेट। क्लियर है। अब यहाँ फिगर 12.5 बायोटिक एंड एबायोटिक इंट्रैक्शंस को आप देख लीजिए, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के दरमियान तालमेल चल रहा है। लुक एट फिगर 12.5, है ना, ये जो है 12.5 फिगर को कहा जा रहा है। लुक एट फिगर 12.5 को देखिए, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और पहचानने की कोशिश कीजिए, इंट्रैक्शंस एमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट्स, जो बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान इंट्रैक्शंस है उसको, एंड बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक और बायोटिक के दरमियान भी, बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स टिल नाउ। एक्टिविटी 12.4 है। अब ये आप खुद से पढ़ लीजिए, ये आपके ये क्राइटेरियन है, इस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको खुद से पढ़ने का है। ये टेबल भी आप खुद से देख लीजिए, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब आप खुद से देखिए, ठीक है, ये सब आप खुद से देखिए, ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये टेबल है, ये खुद से देखिए, ठीक है, ये खुद से देखिए। अब हु ईट्स हुम, यहाँ तक आप खुद से देखिए, नहीं इसके ऊपर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड, ये चीज देखिए आप, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड, ये पौधे, पेड़ पौधे कैसे भोजन पाते हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, के पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। दस, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और आउटोट्रॉफ्स या आउटोट्रॉफ्स कहते हैं। आउटो का अर्थ होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है अपने से, अब प्लस ट्रॉफ कहते हैं फूड को, भोजन को, जो अपने से खुद भोजन बनाए वो आउटोट्रॉफ्स है या प्रोड्यूसर्स है। आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म वो चीज, वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, बना सकता है, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, उसको कंज्यूमर्स कहते हैं,
और या हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स को तोड़ा गया है। हेटेरो का अर्थ होता है अदर, दूसरा, प्लस ट्रॉफ कहते हैं फूड को, भोजन को, मैंने दूसरा उनको भोजन दे। लिस्ट द हेटेरोट्रॉफ्स फ्रॉम टेबल 12.4। ऑर्गेनिज्म्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो केवल पौधा खाता है, आर कॉल्ड हर्बीवोरस, जो पेड़ पौधा को खाता है, घास उसको खाता है, उसको हर्बीवोर्स कहते हैं। सच एज डियर, जैसे हिरन है, एंड हेयर, खरगोश है। लेकिन दोज दैट ईट ओनली एनिमल्स, लेकिन वो सब जो सिर्फ जानवर खाते हैं, आर कार्निवोर्स, उसको कार्निवोर्स एनिमल कहा गया। सच एज लियोपार्ड है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो घास वास भी खाता है, एनिमल को भी खाता है, उसको ओमनीवोर्स कहते हैं। सच एज क्रोज, जैसे कौवे हैं, फॉक्सेस, लोमड़ियां हैं, माइस, माउस का प्लूरल है माइस, चूहा। अब आगे देखिए, हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, in activity 12.5 we learn about the feeding relationship among organisms. How can we make linkages with the feeding relationship among organisms in a given ecosystem? अब यहाँ देखिए, ये एक्टिविटी है, इसको हम बताते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ग्रास लैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, अब इसको कंसीडर कीजिए नीचे लिखे हुए ऑर्गेनिज्म को, दैट वी कैन स्पॉट इन ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम, जो हम स्पॉट करते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम। जैसे ग्रास है, फ्रॉग है, हेयर है, ग्रास होपर है, स्नेक है, ईगल है। ग्रास घास है, फ्रॉग मेढक है, हेयर खरगोश है, ग्रास होपर, ठीक है ना। ग्रास होपर कहते हैं टिड्डी को, स्नेक सांप है, और ईगल कहते हैं गिद्ध को, जिसको आप चील भी कह सकते हैं। ये सब मीनिंग आपको बता दिए। इन फिगर 12.8 ए रिलेशनशिप ऑफ हु ईट्स हूम, कि कौन किसको खाता है, इज शोन अमॉन्ग सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। Draw the feeding relationship for the remaining organisms by adding arrows similar to those in figure 12.8। ये राइट साइड में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, यहाँ देखिए। सॉरी, यहाँ पे आ जाइए, ये आगे बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, ड्रॉ द फीडिंग, इस, चलिए इसको पढ़ा दिया। इन फिगर 12.8 यू कैन सी दैट ग्रास इज ईटन बाई हेयर। फिगर 12.10 में आप देखेंगे कि यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट के द ग्रास इज ईटन बाय द हेयर, खरगोश घास खाता है, एंड द हेयर इज ईटन बाय द लियोपार्ड, और लियोपार्ड जो है ना खरगोश को खाता है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फूड चेन, ये फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन है इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, विच इज अनदर फूड चेन that can be drawn for the organisms given in this activity. One example may be as follows, जैसे ग्रास है, ग्रास ऊपर, उससे फ्रॉग है, फिर स्नेक है, फिर ईगल है। The interactions between biotic components based on feeding relationships can be represented in the form of linear chain. A food chain is a simple sequence. एक food chain क्या है, एक sequence है showing, जो दिखाता है who eats whom। food chain में इस बात को दिखाया जाता है कि कौन किसको खाता है, किसकी गजा क्या है, इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में। वन सच एग्जाम्पल इज गिवन इन फिगर 12.9 में, एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये आपके पढ़ने की चीज है, ठीक है ना। ये जितना एक्टिविटी है खुद से पढ़ लीजिए, गौर से ये लेफ्ट साइड में देखिए कौन किसको खाता है और तमाम तर चीजें। व्हाट हैपेंस टू वेस्ट इन नेचर, इसको आपको बता रहे हैं। यू मे हैव सीन ऑल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, एक छाते की शक्ल की चीज आप देखते होंगे, उसको मशरूम कहते हैं। ग्रोइंग ऑन डेड प्लांट्स, ये
जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं ना, गल जाते हैं, उस पे ये जन्म लेते हैं। और ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिन में, फिगर 12.12 है। दीज आर टाइप ऑफ फंजाई, ये फंजाई के एक टाइप है। दैट ग्रो, जो उगता है, निकलता है ऑन डेड मैटर, सड़े गले चीज़ों पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आप समझ रहे हैं, जो आंख से ना देखा जा सके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो मशीन के माध्यम से देखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ता है इन डेड प्लांट में, एंड एनिमल्स में, इनटू सिंपलर वंस, बहुत छोटा छोटा। दिस प्रोसेस रिटर्न्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और इससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड टाइनी इंसेक्ट्स, छोटा छोटा आप कीड़ा भी देख सकते हैं, सच एज बीटल्स होता है, ठीक है ना, बीटल्स कहते हैं भौरा को। एंड फ्लाइज, मक्खी है। एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स लाइक एलिफेंट डंग, जैसे वो क्या कहते हैं कि हाथी का जो गोबर है ना, वो होता है। एज दे हेल्प ब्रेक इट डाउन एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, और उससे सब वो सॉइल में जाके न्यूट्रिएंट्स बनता है बैक इनटू द एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स कैरिंग आउट द प्रोसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, जो ऑर्गेनिज्म इस क्रिया को करते हैं ना, उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। और सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रो का अर्थ है रॉटन, सड़ा हुआ, ट्रॉप्स कहते हैं फूड को, जो फूड सड़ जाता है, गल जाता है, उससे ये होता है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, पेड़ पौधा मिट्टी में होता है। एंड मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल कम फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, और सॉइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं डिकम्पोजिशन के बाद, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बाद। दस इसलिए डिकम्पोजर्स, इसलिए डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसलिए डिकम्पोजर जो है ना एक बहुत बड़ा काम करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, माने डिकम्पोजर्स ही के माध्यम से मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ताकत मिलती है, ठीक है ना। तो हमारी फसल जो है बहुत ही मजबूत होती है। इन नेचर नथिंग इज वेस्टेड, एवरीथिंग इज रीयूज्ड, और हम लोग कुछ बर्बाद नहीं करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल हो जाता है। डज नेचर रियली वेस्ट एनीथिंग, डज नेचर रियली वेस्ट एनीथिंग एवर हॉर्ड ऑफ, ठीक है ना। ये इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये खुद से पढ़ने हैं। हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर, ये भी खुद से पढ़िए, ठीक है। एक्टिविटी भी ये खुद से पढ़िए। और हाउ डू इंटरेक्शंस मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो बिसाइड्स फीडिंग रिलेशनशिप, ऑर्गेनिजम्स आल्सो compete for common resources like food है, वाटर है, फिजिकल स्पेस और सनलाइट। दिस कंपटीशन हेल्प्स, ये कंपटीशन मदद करता है कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, साइज एंड कीप्स द इकोसिस्टम बैलेंस्ड, और इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। विदाउट इट, इसके बगैर, वन स्पीसीज कुड मल्टीप्लाई टू मच कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, और अगर इकोसिस्टम में इम्बैलेंसिंग हो गई तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। देर आर अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स टू, और दूसरे तरीका का भी रिलेशनशिप है। बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 12.16, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये देखिए, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट कर देते हैं, फायदा देता है। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज एंड फ्लावर्स, जो शहद की मक्खी और फूल है। कॉमेन कॉमेनासलिज्म, कॉमेनासिलिज्म, कॉमेन कॉमेंसालिज्म, COMMEN, कॉमेंसालिज्म, SALISM, कॉमेंसालिज्म, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, एक ऑर्गेनिज्म फायदा देता है, while the other is not affected, और दूसरे असरजदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स in on trees. Parasitism, one organism benefits while the other is harmed. For example, ticks on the body of dogs. These interactions are
ऑल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। राइट साइड में देख लीजिए, ये तमाम चीजें हैं फिगर 12.16 में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स। बी ए साइंटिस्ट। हाँ, इसको देखिए, आसिर जवाहर थॉमस जॉनसिंग, ठीक है ना, AJT जॉनसिंग was a famous Indian wildlife biologist। ये जंगल के जानवरों पे अध्ययन किया। who helped us, जो हम लोग की मदद किए अंडरस्टैंड, समझने में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, के फॉरेस्ट का क्या इकोसिस्टम है, थ्रू द आईज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की आंख से। ही वॉज ए पाइनियर इन स्टडिंग वाइल्ड लाइफ थ्रू मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम। वो जंगली जानवरों का अध्ययन किए। हिज रिसर्च शोड, उनका रिसर्च दिखाया, हाउ प्रीडेटर्स, ठीक है ना, उनका ये रिसर्च दिखाया कि हाउ प्रीडेटर्स, ठीक है ना, यहाँ आगे देखिए, हाउ प्रीडेटर्स लाइक टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स रिलाई ऑन प्रे। उनका ये रिसर्च दिखाया कि ये जो जानवर है ना, जानवर हैं टाइगर्स और लियोपार्ड्स, ये कैसे अपने शिकार पे भरोसा करते हैं, सच एज डियर, हिरन एंड वाइल्ड बोर। while he was working in बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, ही प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया, दैट ए हेल्दी प्रे पॉपुलेशन इज की टू प्रीडेटर सर्वाइवल। ही इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स, ही इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स, उन्होंने बहुत से यंगस्टर्स को इंस्पायर किया, ठीक है ना, टू स्टडी वाइल्ड लाइफ, के भाई जंगल के जानवरों के अध्ययन कीजिए और जंगल के मामले को देखिए, एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, और जानवरों जंगलों को बचाइए, एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ देखिए, वी हैव लर्नड, हम ये सीखे हैं, दैट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सपोर्ट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमंस ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम, ह्यूमंस, इंसानों को भी फायदा मिलता है इकोसिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्रेश एयर, जंगल से ताज़ी हवा मिलती है, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, फूड, भोजन मिलता है, फाइबर्स मिलता है, टिम्बर मिलता है, लकड़ी, एंड मेडिसिन, दवाएं मिलती हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी के जानवर होते हैं ना, उनको एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स प्रोवाइड वाटर एंड फूड। इकोसिस्टम्स ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, ठीक है ना। ये जो है एस्थेटिक जो है ना, और रिक्रिएशनल वैल्यू देता है। एस्थेटिक कहते हैं स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजों के अध्ययन को एस्थेटिक कहते हैं। तो इकोसिस्टम्स ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड recreational value. These support our well-being and shows how closely nature and humans are connected. However, when we overuse or misuse natural resources, we disturb the balance in nature. इसलिए हमें चाहिए कि जो सामान की हमें ज़रूरत है उसी का इस्तेमाल करें, हम सामान को बर्बाद नहीं करें। Now let us look at a real life example of a threatened ecosystem, the Sundarbans, ठीक है ना। The Sundarbans have the largest mangrove forests. मैंग्रोव कहते हैं, ये एक पेड़ है, मैंग्रोव जो है ना, ये एक पेड़ है, ठीक है। तो इसका एक जंगल है। इन सुंदरबंस हैव द सुंदरबन have the Sundarbans have the largest mangrove forest। इसमें बहुत वो मैंग्रोव के पेड़ पौधे हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। लोकेटेड वेयर द गंजेस एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पे इससे मुलाकात होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से।
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। द सुंदरबंस फॉरेस्ट एंड रिवर्स, सुंदरबन जंगल और नदियां आर होम टू वेरियस फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है ना, ये घर हैं बहुत सारे फ्लोरा और फाउना के। ठीक है, मेनी ऑफ विच आर इंडेंजर्ड। द सुंदर वंस प्रोटेक्ट, ये हमें बचाता है, प्रोटेक्टर्स हमें बचाता है बाई स्लोइंग डाउन स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवा चलती है ना तो वो उसको ये कम कर देता है। एंड वेव्स, जो वेव्स होती हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, बाढ़ और आंधी तूफान के बाद। द ट्रीज ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से ये इसके जो जो ये पेड़ है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको कहते हैं, डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, द सुंदरबंस ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन 1987 में ये डिक्लेयर किया गया। हाउएवर, फिर भी द सुंदरबंस फिगर 12.17 आर अंडर ए सीरियस थ्रेट। मैंग्रोव ट्रीज आर बीइंग कट, मैंग्रोव ट्रीज जो है ना वो काटे जा रहे हैं फॉर फ्यूल वुड, वो लकड़ी जला के खाना बनता है, एंड फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए। इलीगल हंटिंग एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ए थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर। और ये लकड़ी काटना और पेड़ पौधों को उजाड़ना सुंदरबन से, ये वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। Pollution from industrial waste and untreated sewage in rivers are also damaging the water and habitat. These human activities disrupt, ये जो इंसानों की हरकत है ना ये डिसरप्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। ठीक है ना, दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसानों की हरकत है, डिसरप्ट, बर्बाद कर रही है द नेचुरल वे इकोसिस्टम्स वर्क। ठीक है ना, द नेचुरल वे ecosystem work. Similarly, other ecosystems across India, similarly, other ecosystems across India are also under threat. Problems like deforestation, जंगल काटा जा रहा है, overuse of natural resources, the spread of invasive species. ठीक है ना, इन्वेसिव कहते हैं जो स्पीसीज फैली हुई है, इन्वेसिव का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं कि सिमिलरली अदर इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया आर आल्सो अंडर थ्रेट। प्रॉब्लम्स आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, जो बहुत सी स्पीसीज फैली हुई हैं। ठीक है ना, अनसस्टेनेबल लैंड यूज। ठीक है ना, और एंड पॉल्यूशन आर डैमेजिंग फॉरेस्ट, पॉल्यूशन वगैरह से भी फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है। रिवर्स, scrublands, wetlands, grasslands, and coastal areas. How can we stop damaging forests? कैसे हम इस जंगल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, रिवर्स, नदियों को, एंड वेटलैंड्स को। थिंक अबाउट, सोचिए, व्हाट एक्शंस यू एंड योर कम्युनिटी, कि कैसे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, कैन टेक टू प्रोटेक्ट दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कि हम कैसे एक्शन लेंगे, कैसा काम करेंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ बचे। आवर साइंटिफिक हेरिटेज है, ये आप खुद से पढ़ लीजिए, ये आपके पढ़ने की चीज़ है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, अब यहाँ देखिए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स हैं। ह्यूमन हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स लाइक फिश पॉन्ड्स, आदमी मछली पालन करता है, तालाब बनाता है, फार्म्स एंड पार्क्स टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। व्हेन वेल डिजाइंड दीज कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड recreational spaces for people. Unlike natural ecosystems, these need human care and management. Can you name any human made ecosystem in your area? क्या आप अपने इलाकों में इंसानों ने जो ये तालाब, पोखरा और मछली पालन का काम किया, आप बता सकते हैं? इसका अर्थ यही है यहाँ पे, हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व आवर फार्म्स। ठीक है, फार्मिंग, खेती बाड़ी, ए मेजर लिवलीहुड इन इंडिया, भारत के लिए तो भाई ये खेती बाड़ी बहुत जरूरी है। कैन बिकम अनसस्टेनेबल, ये अनसस्टेनेबल हो गया है, अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल कहते हैं लंबे वक्त तक कायम नहीं रहने वाला। ठीक है, फार्मिंग ए मेजर लिवलीहुड इन इंडिया, ये खेती बाड़ी भारत के लिए बहुत जरूरी है। कैन बिकम, हो सकता है,
अनसस्टेनेबल, बहुत लंबे समय तक कायम रहने वाला नहीं हो सकता है, चूंकि इंसान मिट्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, पेड़ पौधे को डिस्टर्ब कर रहा है, तमाम तर चीजें हैं। इफ नॉट मैनेज्ड वेल, अगर अच्छे से इसको नहीं किया गया, बाई अप्लाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, humans have been practicing farming for thousands of years to grow food। बहुत इंसान जो है ये जमीन से भोजन हजारों साल से पैदा कर रहा है। एज द पॉपुलेशन ग्रू, जैसे आबादी बढ़ी, आवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, तो हमारी खेती बाड़ी पे हम बहुत ज्यादा निर्भर करने लगे। बिटवीन 1950 1950 से 1965 के दरमियान इंडिया फेस्ड ए फूड क्राइसिस ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन। भारत में बड़ा ये मामला आया, इंडिया फेस्ड, भारत ने मुकाबला किया, ए फूड क्राइसिस, यहाँ खाने पीने की दिक्कत हो गई, ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन, चूंकि अनाज कम पैदा होता था। इन द मिड 20th century, 20वीं शताब्दी के बीच में, द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, मशीन, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हेल्प्ड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। 20वीं शताब्दी के बीच में ये ट्रैक्टर आया, मशीन आई, खाद आया, पेस्टिसाइड्स, कीड़ों को मारने के लिए केमिकल्स आए, जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा दिए। दिस पीरियड इज नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जब हमारी फसल बढ़ी तो इसी पीरियड को ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया। हाउएवर, फिर भी दीज फार्मिंग मेथड्स आर नाउ कंसिडर्ड अनसस्टेनेबल, ये अनसस्टेनेबल इसको कहा गया है ना, बहुत लंबे समय तक कायम नहीं जो रहता है उसको अनसस्टेनेबल कहते हैं। बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, इसलिए लंबे समय तक इसलिए नहीं रहेगा कि हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स बहुत डाल रहे हैं खेतों में, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एंड ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप, एक ही तरह की फसल काट रहे हैं, फॉर कमर्शियल गेन, कमर्शियल फायदे के लिए। How do these practices harm both the environment and human health? Many scientists, बहुत सारे विद्वान वैज्ञानिक believe that overusing pesticides, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना, वो आपके जो है pesticides and growing the same type of crop repeatedly on the same land leads to soil degradation, इससे मिट्टी का डिग्रेडेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स कैन हेल्प अस अडॉप्ट बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब एक्टिविटी 12.10 है, लेटेस्ट सर्वे, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये खुद से पढ़िए। यहाँ देखिए, व्हाट इन्फ्रेंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर इंटरेक्शंस विद फार्मर्स, ठीक है ना, ये ऊपर से जो आप पढ़ते आए हैं ना, तो यहाँ मिला है इंटरेक्ट विथ फार्मर्स बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस। ऊपर में जो क्वेश्चन है उसके आधार पर फार्मर से जो आपकी बातचीत है, बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स प्रिपेयर ए रिपोर्ट। अब व्हाट रेफरेंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर इंटरेक्शंस विद फार्मर्स, आप किसानों से खेती बाड़ी के बारे में जब बातचीत की है, ऊपर में बताया गया है कि फार्मर से बात कीजिए, तो आप क्या पाए, तो सिंथेटिक फार्म फर्टिलाइजर्स and pesticides have played a vital role in improving crop production। ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, इससे तो अनाज का प्रोडक्शन बहुत हुआ, एंड हेल्प्ड कंट्रीज लाइक इंडिया बिकम फूड सिक्योर, और भारत में अनाज बहुत हुआ। हाउएवर, फिर भी देयर लॉन्ग टर्म यूज कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड सॉइल हेल्थ, लेकिन लंबे समय तक अगर ये क्रिया चलेगी, अंग्रेजी खादर देंगे और ये तमाम तर बातें, तो मिट्टी का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर देंगे, मे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, तो ये मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर देगा। बाय डिक्रीजिंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल एंड लोअरिंग ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस, और जो मिट्टी के अंदर जो खाद है ना, जो मेन खाद है, जो सड़ी गली चीजें मिट्टी के अंदर शामिल हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं, वो सब खत्म कर देगा ये अंग्रेजी खादर विच हेल्प्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स। विदाउट एनफ ह्यूमस, बगैर ज्यादा ह्यूमस के, सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन, ये प्रोन हो जाता है। प्रोन कहते हैं आपके बहुत ज्यादा आपके जो है झुकाव, प्रोन कहते हैं झुकाव को,
प्रोन टू इरोजन, मतलब ये कटाव की तरफ झुका होता है इसका। ऑल्सो इट रेड्यूस, मिट्टी का कटाव होने लगता है। विदाउट एनफ ह्यूमस सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन, माने अगर उसमें ह्यूमस होगा ना, वो आपके खाद जो होगा, जो सड़ी गली चीजें होती हैं और खेतों में मिट्टी के साथ शामिल होती हैं, तो वो मिट्टी बड़ी मजबूत हो जाती है, आपस में बहुत एकजुट होकर रहती है मिट्टी, ठीक है ना, उसके पार्टिकल्स एकजुट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसके अंदर ह्यूमस की कमी हो गई, अंग्रेजी खाद बहुत जाते हैं, तो जानते हैं क्या होगा, इससे क्या होगा कि सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन, तो मिट्टी कटाव की तरफ झुकेगी, मतलब बारिश के पानी वगैरह से चूंकि कमजोर हो जाएगी मिट्टी, तो जैसे ही बारिश का पानी उस पर पड़ेगा वो धीरे धीरे गल के नीचे गिर जाएगी। तो also it reduces the population of natural predators, which ultimately increase the population of pests. Heavy irrigation and repeated plowing, हेवी इरिगेशन और बार बार प्लॉइंग जो है ना, खेत को जोतना, कैन ऑल्सो डिस्टर्ब सॉयल ऑर्गेनिज्म, जो सॉयल के अंदर ऑर्गेनिज्म है जो फसल को मजबूत करते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे बार बार खेत जोतने से। लाइक अर्थवर्म, जैसे अर्थवर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये फसल को बड़ा उपजाऊ बनाता है, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बार बार जुताई की जाएगी खेत की, तो और बार बार अंग्रेजी खादर दिया जाएगा, तो ये सब कीड़े खत्म हो जाएंगे। जब ये कीड़े खत्म हो गए तो फसल कम होगी और मिट्टी कमजोर होगी। एंड स्नेल्स, घोंघा, घोंघा भी होता है, स्नेल्स, ठीक है ना, स्नेल्स कहते हैं घोंघा को, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सम पेस्ट्स में डेवलप रेसिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स, सम पेस्ट जो है ना, सम पेस्ट, पेस्ट कहते हैं नुकसानदेह कीट को, सम पेस्ट जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं, में डेवलप, ये डेवलप कर जाएंगे, रेसिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स, और वो पेस्टिसाइड्स जो है ना, जो कीड़ों को मारने के लिए दवा दी जाती है ना, उसके उसके खिलाफ ये काम करेंगे, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, वो कीड़े मकोड़े को मार नहीं पाएगा पेस्टिसाइड्स। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली नोन एज मोनोकल्चर, ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली, बार बार एक ही फसल को हासिल करना, इसको कहते हैं मोनोकल्चर। एंड ये मोनोकल्चर कैन रिप्रोड्यूस, सॉरी, ये मोनोकल्चर कैन रेड्यूस, है ना, यहाँ पे है कि ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली नोन एज मोनोकल्चर कैन reduce biodiversity and affect pollinators which are crucial for food production. To make farming more sustainable, some farmers are exploring organic and natural farming methods. अब किसान जो है इस फेर में लगे हैं कि जानने के फेर में लगे हैं कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग कैसे किया जाए, फार्मिंग मेथड्स, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग मेथड्स कैसे किया जाए ताकि अनाज अच्छे से पैदा हो। दीज एम टू reduce द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग विथ मिनिमल कहते हैं कम से कम को, विथ मिनिमल interface in natural ecosystems. Based on your learning, what practices do you think can help farmers protect the soil, the environment, and our food security for the future? Our scientific heritage, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पे स्नैपशॉट्स है, स्नैपशॉट्स का अर्थ होता है बच्चों, जो चैप्टर हमने आपको बताया है उसका ये ब्रीफ है, मतलब सारांश है, खुलासा है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो जो चीज़ ऊपर से हमने नीचे तक चैप्टर में पढ़ाया है, मतलब टोटल चैप्टर को जो हमने पढ़ाया है उसी का ये क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है, जिसको स्नैपशॉट्स कहते हैं। तो ये दोबारा पढ़ाने की हमको चीज़ तो है नहीं, लेकिन आपको पढ़ने की है, ये स्नैपशॉट्स आप खुद से पढ़िए। और चैप्टर पढ़ाने के दौरान हमने आपसे कहीं कहीं पे कहा है कि ये आप खुद से पढ़िए, तो चूंकि वो आपके पढ़ने की चीज़ थी इसलिए हमने कहा, हमने वक्त को बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझा। जो चीज़ें विद्यार्थी को पढ़ने की होती है हम कह देते हैं कि आप बाबू आप ये खुद से पढ़िए,
और जो पढ़ाने की चीज़ होती है उसको हम बहुत कायदे से समझा के मेहनत करके पढ़ाते हैं, जो हमने आपको इस चैप्टर में तमाम चीज़ें पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम बातें इस चैप्टर की समझ में आई होगी। तो ये स्नैपशॉट्स आप खुद से पढ़िए, ठीक है? अब हम नीचे आते हैं। ये कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, ये चीज़ें आप अपने से पढ़िए। डिस्कवर डिज़ाइन एंड डेटाबेस, इसको एक बार देख जाइए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्नैपशॉट से, ठीक है ना? ये देखिए ये सब कितना हरा भरा है, ये सब फसल है और तमाम तर बातें हैं, ठीक है? तो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी बच्चों ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी, जो हमने आपको बताया है और पढ़ाया है। अगर आपको बातें समझ में आई तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी पता चले कि आज के क्लास में आपसे हमारी विज्ञान पे क्या बातचीत हुई है, साइंस पे आज आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।